मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आप कैसे होता है। रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और बार बार कहते हैं बड़ी मछली बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो? रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र रखना था, आपने रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सरकार को, ना संगठन को, ना पार्टी को, ना किसी नेता व्यक्ति को। ये जो आरपीएससी है, बाकी भर्तियां हैं, जब नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो ख़त्म हो जाएगी सिस्टम के ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे? तो समय रहते इसको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संकोच क्या, हमें समझ में नहीं आता। आप संविधान की कभी आड़ में, कभी कानून की आड़ में, कभी आप कहते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आप कैसे होता है। तो ये जो बहानेबाजी है, ये किसको बचाने का क्या मतलब है? और बार बार कहते हैं बड़ी मछली बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर मामला चल रहा है, मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और हम सब लोग न्याय के साथ हैं, और गलत करने वालों को हर हालत में दंडित होना चाहिए। पहली बात तो नई सरकार को बने 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिन में केंद्र की सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर पाई। मुझे याद है, चुनाव से पहले लगातार सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी, और कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है, फिर यूटर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं, और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव करवा पा रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने पोस्टपोन किए। जब आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, राजस्थान में 7 उपचुनाव होने, आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, और यही कारण है कि लगातार वो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। इसलिए इसका मुकाबला करेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे देश भर में आज आक्रोश लोगों को है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के खिलाफ आप जान से मारने की धमकी दें, उनकी ज़बान काटने के लिए 11 लाख का इनाम की घोषणा करें, इस प्रकार के लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता इसी प्रकार की है। इसलिए जो केंद्र के मंत्री बन गए हैं, वो राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि केंद्र के मंत्री होकर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बयान का खंडन लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन हम लोग
हटने वाले नहीं हैं। उस रास्ते पर राहुल जी निकल चुके हैं, जवाबदेही तय करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, विपक्ष की एकता को बनाए रखने का। उस रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम कभी ना डरे हैं ना डरने वाले हैं। रवनीत बिट्टू ने फिर दोहराया कि मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, लेकिन जिस तरह से जो राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, जिसकी तुलना पन्नू से की गई है, पन्नू के बयान और उसकी तुलना राहुल जी के बयान की तुलना को उन्होंने बिट्टू जी ने फिर बताया कि वो उस पर माफी। ये कांग्रेस के थे, इनकी पूरी तीनों पीढ़ियाँ कांग्रेस में थी, अब नए नए वहाँ बीजेपी में गए हैं, अपनी दुकान जमाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और ना तो भारत सरकार और ना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का वो अनुमोदन करते हैं। उनको पसंद है कि भारत की राजनीति में ऐसा संवाद हो जहाँ गालियाँ दी जाएँ, जान से मारने की धमकी दी जाए। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पॉलिटिकली भी बीजेपी को चैलेंज करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका सबसे तगड़ा जवाब आएगा 8 अक्टूबर को, जब मतगणना होगी और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस में और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। टोंक में ही राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कल ही एफआईआर दर्ज हुई है। ये क्या राजनीति हो रही है? जिसको आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार बनी 10 महीने पहले, आप यहाँ विकास के काम कराओ, जनता की बात को सुनो। और जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व में हीन प्रदेश चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को बने 10 महीने हुए नहीं हैं और अभी से ही पूरा रायता बिगड़ चुका है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जो उम्मीदों से सरकार बनी थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है हरियाणा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे हम लोग। देखिए, ये हमारा इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनावों के लिए। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा उस सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं।